हेलो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे हो। आज आपकी भारी डिमांड पर आपके लिए यानी कक्षा 10 के बच्चों के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए मॉडल पेपर्स सॉल्यूशन के साथ फुल सॉल्व्ड पेपर्स लेकर आया हूँ। ये मॉडल पेपर्स राजस्थान बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं। आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं और नहीं तो मैंने वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। अनसॉल्व पेपर का वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, पूरा पैटर्न डाल चुका हूँ उस पर। और अब ये हिंदी का पेपर है पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो जिन्होंने अभी फ्री नहीं हुए अपने नाश्ता पानी से खाने से, वो फ्री होकर के तन्मयता के साथ में मोबाइल चलाकर बैठ जाएं और वीडियो को ध्यान से देख लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में है कक्षा 10 का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र है। समय अवधि देखिए दोस्तों, इस प्रश्न पत्र, ये मॉडल प्रश्न पत्र है। इसी पैटर्न पे आपके बोर्ड में पेपर आने वाला है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि यही आए, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, लेकिन पैटर्न का मतलब जो रिक्त स्थान कितने आएंगे, एक एक नंबर के प्रश्न किस तरह के आएंगे, दो दो नंबर के प्रश्न किस तरह से आएंगे, तीन तीन नंबर के प्रश्न किस तरह से आएंगे, चार चार नंबर के प्रश्न किस तरह से कौन से आएंगे, इस तरह का ये पैटर्न है। पहली बार आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए देरी किए बिना इस प्रश्न पत्र के निर्देशों को पढ़ लेते हैं। 2.25 घंटे का पेपर है। समय देखिए 2 घंटे 45 मिनट है, जिसके अंदर आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने, सारे प्रश्न सॉल्व करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। 80 अंक का पेपर है दोस्तों। निर्देश हैं, पहला निर्देश है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। यानी रोल नंबर आपको पेपर जैसे ही मिलेगा, रोल नंबर उस पर आपको लिख लेना है। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यानी कि जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो सारे के सारे करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। तीसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। यानी कि जो उत्तर पुस्तिका आंसर बुक जो मिलेगी उसी के अंदर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तभी जाके आपको नंबर मिल पाएंगे। ये नहीं कि बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न हैं उनके आपने प्रश्न पत्र में टिक लगा दिया तो उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र तो आप घर ले आएंगे। एग्जामिनर किसको चेक करेगा? परीक्षक जो है वो उत्तर पुस्तिका को ही चेक करेगा। तो सारे प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं। चौथा निर्देश है, बहुत इम्पोर्टेंट निर्देश है, बहुत ध्यान से आपको इस पे ध्यान देना है, बार बार बता रहा हूँ इसको। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, उसके अंदर 10 छोटे छोटे प्रश्न हैं, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, रिक्त स्थान दे रखा है, मान लो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, उसके अंदर 10 प्रश्न दे रखे हैं, तो उनके जो उत्तर हैं वो एक साथ लिखने। समझ गए? जैसे प्रश्न संख्या 1, उसमें 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। ये नहीं कि पहला प्रश्न में से 2 जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दे दिए, फिर दूसरा प्रश्न ले लिया, उसके 2 प्रश्न के उत्तर लिख लिए, उसके बाद में फिर पहले प्रश्न के 2 प्रश्नों के बाकी के जो बच्चे हों वो लिखें। नहीं, पहला प्रश्न कहीं पर भी आप करें, पहले करें बाद में करें, लेकिन जब भी करें तो उसके जितने भी जो प्रश्न हैं उसमें अंदर आंतरिक प्रश्न, उनके उत्तर एक साथ लिखने। अगला निर्देश है, अगर ये समझ में नहीं आया है इंस्ट्रक्शन, ये निर्देश, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5वां निर्देश है प्रश्न क्रमांक 15 से 23 तक में आंतरिक विकल्प हैं। आंतरिक विकल्प यानी अथवा के प्रश्न हैं, उनमें अथवा में 2 प्रश्न दे रखें, उनमें से आपको कोई सा भी एक प्रश्न जो आपको अच्छी तरह से आता है, ढंग से आता है, वो आपको कर लेना है। अच्छा, अब आ गया खंड ए। देखिए इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, 4 खंडों के अंदर ये प्रश्न पत्र बटा हुआ है।
पहला खंड ए, दूसरा बे, तीसरा खंड से, चौथा खंड है दे। पहला खंड ए, इसमें एक एक नंबर के प्रश्न हैं। खंड ए देख लीजिए, इसके अंदर 5 प्रश्न हैं, 5 गुणा 1 लिख रखा है। देखिए एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। वो मैन देखिए प्रश्न संख्या कितनी है, 1। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये अपठित गद्यांश है, यानी कभी आपने पढ़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो गद्यांश है ये आपकी पाठ्य पुस्तक में कहीं पर भी नहीं है। आपकी जो बुक है उसके अंदर ये गद्यांश नहीं है। इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने, यानी कि जो 5 प्रश्न हैं उनके उत्तर इसी गद्यांश में से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बड़े मुफ्त के नंबर हैं। गद्यांश को ढंग से पढ़िए, तरीके से पढ़िए और उनके उत्तर दे दीजिए। फ्री के 5 नंबर आपकी जेब में है। अब इस गद्यांश को, अपठित गद्यांश को पढ़ देता हूँ। अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य का नित्य प्रति एक दिशा में उगना तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण हैं। चंद्रमा, तारे, बादल सबका अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रत्याशित तथा विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र मर्यादित रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अनेक उपग्रहों का अपनी गति से गतिमान रहना उनके अनुशासन का ही परिचायक है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधना का काल है जिसमें वह स्वयं का शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक निर्माण करता है। सारे प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश के अंदर हैं। देखिए अब प्रश्न देख लेते हैं। अब गद्यांश और भी है, इसको भी देख लेते हैं। अनुशासन 2 प्रकार का होता है। पहला है आत्मा अनुशासन और दूसरा है ब्रह्मा अनुशासन। आत्मानुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन निर्माण की पहली पीढ़ी है। दूसरी ओर ब्रह्मानुशासन स्वयं के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव होने तथा उसके अधिकारों के कारण माना जाने वाला अनुशासन है। चूँकि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की अवस्था में बालक का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में होता है, इसलिए इस अवस्था में जो वह सीखता है वे उसके जीवन के स्थायी मूल्य बन जाते हैं। अब इस पहला प्रश्न आ गया, इसका आंतरिक प्रश्न आ गए। इस गद्यांश के उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से आपको देख लो। अनुशासन, अनुशासन के प्रकार, अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो यहाँ अनुशासन का महत्व सबसे सटीक जवाब है, क्योंकि यहाँ अनुशासन के बारे में बता रखा है कि अनुशासन से रहने से क्या होता है। देखिए पृथ्वी, समुद्र, सूर्य सब अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन का महत्व कितना है इसमें दे रखा है कि यदि अनुशासन भंग होगा तब कुछ अप्रत्याशित तथा विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ जो शीर्षक आएगा इसका, यह आ जाएगा अनुशासन का महत्व। पहला जो प्रश्न है उसमें 6 ऑप्शन सही है, उस पर टिक लगा लीजिए। दूसरा प्रश्न है अनुशासन कितने प्रकार का होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर अनुशासन 2 प्रकार का होता है। पहला आत्मानुशासन तथा दूसरा ब्रह्मानुशासन। तो हमसे पूछा गया अनुशासन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 प्रकार का। 2 तो ऑप्शन आ जाएगा दूसरे का बे पर टिक लगा दीजिए। टिक नहीं लगाना, जबकि उत्तर पुस्तिका में आपको ये प्रश्न लिखने हैं इस तरह से जो मैंने लिखे हैं ना, उत्तर से भी लिख देना है और उसमें उसका पूरा लिख देना है अनुशासन का महत्व।
तीसरा प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल कौन सा है? व्यक्ति के सघन साधना का काल है विद्यार्थी जीवन, व्यक्ति के सघन साधना का काल है ये विद्यार्थी जीवन। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल आ जाएगा विद्यार्थी जीवन। से पर से हो जाएगा तीसरे प्रश्न का से, ये लिख दिया है। चौथा प्रश्न है, अनुशासन के प्रमाण हैं। अब अनुशासन के प्रमाण हमने अभी पढ़ लिए। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, पूर्व में उगता है। वह है समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी मर्यादित रहना, वो मर्यादित रहता है। से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, बिल्कुल ये भी चक्कर लगाना, ये भी इसके अनुशासन के प्रमाण हैं। और द उपयुक्त सभी, तो इसमें तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही सटीक उत्तर हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन आ जाएगा द, यानी कि उपयुक्त सभी, चौथे का द। पांचवा प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है? किसका है? अभी किसका पढ़ रहे थे हम? अनुशासन का महत्व है, तो यहाँ आ जाएगा पांचवें में द। अब आ गया हमारा निम्नलिखित अपठित काव्यांश है, ये वो गद्यांश था अपठित, ये है अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी 5 प्रश्न आएंगे इस काव्यांश को पढ़ने पर, इसके अंदर ही उनके उत्तर हैं। एक एक नंबर के प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। तो काव्यांश पढ़ लेते हैं पहले। वह स्वाधीन किसान रहा, देखिए किसान के बारे में है। अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार से दृश्य वह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की, हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुनों क्या है यहाँ पर? जमींदारों के जो कार्मिक थे, जो आदमी थे, जमींदार होते थे, उनके आदमियों से। कौन मारा गया जवानी में? उस किसान का लड़का, बेटा। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आँखें आती भर। देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बिना दूध के बिटिया 2 दिन बाद मर जाती है। उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती। यह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। पिछले दुख की स्मृति आँखों में, क्षणभर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक से दृश्य बन जाती। तो यहाँ पहला, ये छठा प्रश्न है इस काव्यांश में से का उत्तर देना है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? किसान के बारे में है, देखिए यहाँ, तो इसका शीर्षक हो गया किसान। छठे का ऑप्शन आ गया छठे का ऑप्शन है से। 7वां प्रश्न है, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन है? किसान की पीड़ा का वर्णन है, तो 7वें का ऑप्शन हो गया से, किसान। 8वां प्रश्न है, कारकुन का शाब्दिक अर्थ है, तो कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जमींदार के कार्मिक, जमींदार के जो आदमी हैं उनके लिए इस कारकुन शब्द का शाब्दिक अर्थ लिया गया है, तो इसमें 8वें में आ जाएगा बे। 9वां प्रश्न, आँखों का तारा होना, इसका क्या तात्पर्य है? इसका सभी जानते हैं बच्चों। आँखों का तारा यानी बहुत प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। 9वें में आ जाएगा ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आँखों में चमक कब आती है? कब आती है? तो जो पीड़ित वर्ग कौन सा है? किसान। किसान की आंख में चमक कब आती है? शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने पर। जब वो याद करता है पहले के दिनों को, तब उसकी आंखों में खुशी छा जाती है, चमक आ जाती है। तो 10वें का हो गया ए। 11वां प्रश्न है, माता का आंचल कृति के रचनाकार हैं। ये देखिए अब अलग प्रश्न है, उस काव्यांश से कोई लेना देना नहीं है इनका। 11वें प्रश्न से, माता का आंचल कृति के रचनाकार कौन है? शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय 11वें का ऑप्शन है ए।
12वां प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है? तो देखिए 12वां प्रश्न में पहला है औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, विदेशी आकर्षण की भर्त्सना करना, स है व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश करना और द है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ इन तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए द ऑप्शन उपर्युक्त सभी ये सही हो जाएगा 12वें में द। अब आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये मेन प्रश्न संख्या है 2 और इसके अंदर ये हैं आंतरिक प्रश्न 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के 6 गुणा 1 6 लिख रखा है। तो पहला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। यह मैंने लाल रंग से लिख रखा है 5, ये इसके रिक्त स्थान में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ये 6 लिख दिया मैंने। तीसरा प्रश्न है शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरे में आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, रिक्त स्थान में आ जाएगा। चौथा प्रश्न है हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही क्या है? धातु, इसमें धातु आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है उपसर्ग शब्द के आगे या पीछे आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं। एंड छठा प्रश्न देखिए इसका उल्टा आ गया प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगते हैं, ये कहाँ लगते हैं? अंत में। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे। तो प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कौन से प्रत्यय? कृत प्रत्यय कहते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया हमारा। 12 प्रश्न हैं इसके अंदर एक नंबर के। निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द है। तो देखिए पहला प्रश्न है संधि एवं संयोग में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है 2 वर्णों के मेल से आया विकार अथवा परिवर्तन संधि कहलाता है, जैसे राज प्लस इंद्र यानी राजेंद्र। जबकि 2 वर्णों के मेल से कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता है तो वह संयोग कहलाता है, जैसे राज प्लस धर्म राजधर्म, ये राजधर्म है। इसमें ऐसे कैसे शब्द जुड़ गए हैं। अगला प्रश्न है समास शब्द की परिभाषा लिखिए। तो समास शब्द की परिभाषा देख लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वह समास कहलाता है। जैसे स्नान करने के लिए घर, क्या बोलेंगे इसको? स्नान घर। अब आ गया तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना या कहना। चौथा प्रश्न आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। इस लोकोक्ति का अर्थ है देखिए, अर्थात भले आदमी को सारा जग अर्थात संसार भला ही लगता है, अर्थात जो आदमी अच्छा होता है उसे हर जगह अच्छे लोग ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्यों कहते थे कैप्टन को, चश्मे वाले को कैप्टन? क्योंकि चश्मे वाला सैनिक नहीं होकर भी देशभक्ति का भाव अपने मन में रखता था। इसका उदाहरण क्या है कि जब भी वो उस मूर्ति नेताजी की मूर्ति के वहाँ से निकलता था तो नेताजी के जो चश्मा लगा हुआ था पुराना हो जाता था, उसको वो बदल दिया करता था, दूसरा नया चश्मा लगा दिया करता था। इसलिए चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी, रचना में मन्नू भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है? एक कहानी यह भी रचना में मन्नू भंडारी के साथ साथ उसके पिता तथा उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व उभर कर आया है। 7वां प्रश्न सुशिर
वाद्यों से अभिप्राय क्या है? सुशिर वाद्य कौन से होते हैं? जो फूंक कर अथवा फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें ही सुशिर वाद्य कहते हैं। जैसे शहनाई, शंख, शंख को फूंक मारकर बजाते हैं ना, शहनाई को भी फूंक मारकर बजाते हैं, इसलिए ये सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से तथा तेल से चिपड़े हुए घड़े गागर से की गई है, क्योंकि कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता तथा तेल से चिपड़े घड़े पर भी पानी ठहरता नहीं है, यानी जिसके कोई असर नहीं होता है उससे तुलना की गई है उद्धव के व्यवहार की तुलना। प्रश्न संख्या 9, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये बाल कांड से, इसके बाल कांड से लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्साह कविता में बादल ललित कल्पना और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। यह एक तरफ पीड़ित प्यासे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की ओर संकेत करता है और दूसरी ओर वह नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपको दिल को छू गए हों। तो आप नाम लिख दीजिए जो आपको दिल को छूते हों। मैंने लिख दिया है उत्तर में, पिता के साथ खेलना, पिता द्वारा प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारना, माँ द्वारा पक्षियों के बनावटी नामों से खाने के कौर बनाकर खिलाना, दोस्तों के साथ तरह तरह के खेल खेलना, माँ की गोद में शरण लेना इत्यादि ऐसे सारे प्रसंग हैं जो हमारे दिल को छू गए हैं। 12वां प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी इस यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है? तो यहाँ उत्तर है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत में भारत के राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक तथा उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। अब खंड ए समाप्त हुआ, अब खंड आ गया है ब, जिसमें प्रश्न हैं 2-2 नंबर के। निर्देश हैं इसके अंदर। प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्द है, यानी 40 शब्द से ऊपर नहीं लिखना है, 40 शब्दों तक प्रश्न का उत्तर देना है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, हालदार साहब को दूसरी बार मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? दूसरी बार जब उन्होंने मूर्ति देखी तो उसमें क्या अंतर दिखाई दिया? दूसरी बार देखने पर हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति का चश्मा बदल गया है। मूर्ति में पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था, अब उसकी जगह तार के फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। अगला प्रश्न है 5वां, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों? बाल गोविंद भगत ऐसे व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का तिरस्कार करने से या उन्हें स्नेह का पात्र न मानने से उनमें असुरक्षा और हीनता की भावना जन्म ले लेगी और उन व्यक्तियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए बाल गोविंद भगत इस तरह के व्यक्तियों को स्नेह का पात्र अधिक मानते थे। छठा प्रश्न है, लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का कारण क्या बताया है? लखनवी अंदाज के अध्याय के आधार पर लिखना है। तो लेखक द्वारा सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने के निम्न कारण है, आरामदायक और सुकून से यात्रा करना। दूसरा कारण है यात्रा के दौरान एकांत चाहना। तीसरा कारण खिड़की के पास बैठकर आराम से प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए यात्रा संपन्न करना। 7वां प्रश्न है, काशी की क्या विशेषताएं हैं? संक्षेप में लिखिए। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी की विशेषताएं बता रहा हूँ। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्ला खां हैं।
काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं, व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। 8वां प्रश्न है, सूरदास ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है? तो सूरदास जी ने देखिए समानता क्या बताई है उद्धव और कमल पत्र में। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी के ऊपर रहता है तथा गीला नहीं होता है, कमल का पत्ता गीला नहीं होता है, पानी के ऊपर रहता है। उसी तरह से उद्धव जी ज्ञानी जैसे व्यवहार कर रहे हैं, जिस कारण कृष्ण का प्रेम उन पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है। 9वां प्रश्न, दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं। अगला प्रश्न है 10वां, कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है? संक्षेप में लिखिए। कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि पानी में अपनी परछाई देखकर उस पर कभी गर्व मत करना, आग से केवल रोटियां सेकना, खुद को नहीं जलाना, कहीं गुस्से में आकर खुद में आग लगा लो, या सावधानी से रोटियां सेकना, आग से दूर रहना। वस्त्र और आभूषण स्त्री के जीवन के लिए शब्दों के भ्रमों की तरह हैं तथा लड़की होकर भी लड़की की तरह नहीं दिखना। ये सारी बातें कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को सिखा रही है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। अट नहीं रही है कविता में फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया गया है। फाल्गुन का माह अर्थात फरवरी मार्च महीने में जब वसंत ऋतु का आगमन होता है और होली का त्यौहार आता है, उसे फाल्गुन या फागुन माह कहते हैं। इस माह में कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो फागुन के सांस लेने पर हर जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहें तो भी अपनी आंखें इन प्राकृतिक सुंदर दृश्यों से नहीं हटा पाते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता, ऐसा क्यों कहा गया है? माता का आंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, माँ के हाथ से खिलाते हैं बच्चों को तभी उनका पेट भरता है। अब माँ के आंचल अध्याय के आधार पर इसका उत्तर दे देते हैं। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता, ऐसा माता द्वारा अपने बच्चों के पिता को तब कहती है, तब पिता द्वारा अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद भी माता को लगता है कि बच्चे का पेट भरा नहीं है। तब माता यह भी कहती है कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। देखिए मैं खिलाती हूँ। प्रश्न संख्या 13 है, नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा था? जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखिए। जब देखिए भारत देश के आज़ाद होने के बाद में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। इसी कारण दिल्ली का काया पलट किया जा रहा था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, इसी कारण दिल्ली का काया पलट किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, नार्गे ने धर्मचक्र की क्या विशेषता बताई? साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर लिखिए। तो नार्गे ने लॉन्ग स्टॉक के घूमते धर्मचक्र के बारे में बताया है कि यह एक धर्मचक्र है, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अगला प्रश्न 15वां, मन्नू भंडारी के जीवन एवं कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। मन्नू भंडारी का देखिए जीवन देख लीजिए। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा शिला जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर से करने के बाद उन्होंने हिंदी में एमए किया। अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद स्वतंत्र लेखन के कार्य में लग गईं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की
प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये तो कहानी संग्रह हो गया, और आपका बंटी, महाभोज, ये इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। मनु भंडारी की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। अब मनु भंडारी का जीवन और कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखना था, या यदि अगर ये ढंग से नहीं आता है तो आप अथवा में जो प्रश्न है राम वृक्ष बेनपुरी का जीवन और कृतित्व परिचय संक्षेप में लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको लिख दिया है, दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही होने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिका में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विविधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16, जयशंकर प्रसाद का जीवन एवं कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण वे 8वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी के संग्रह हैं। अब अथवा में देखिए दूसरा परिचय संक्षेप है गिरिजा कुमार माथुर का। गिरिजा कुमार माथुर का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप है। अगर ये आता है तो ये लिख दीजिए, और जयशंकर प्रसाद का जीवन लिखना आता है तो ये लिख दीजिए। दोनों मैंने लिख दिए, दोनों को दे रखा है यहाँ, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद MA अंग्रेजी से की तथा LLB की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत करने के बाद आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये तो इनके काव्य संग्रह हैं। और जन्म कैद, ये नाटक है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं,
आलोचनाएं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे जहां रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। ये हो गए हमारे ए और ब खंड हिंदी विषय के कक्षा 10 के मॉडल पेपर के, जो राजस्थान बोर्ड द्वारा दिए गए हैं। खंड से और खंड द 2 खंड बचे हुए हैं, इनको भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाकर डाल दूंगा, सॉल्यूशन करके डाल दूंगा। अभी ये अनसॉल्व्ड हैं, सॉल्व नहीं हुए। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।